नव भारतीय शिव वाहतूक संगठना भाजपा ट्रांसपोर्ट सेल महाराष्ट्र द्वारा पोल खोल मेलावा का आयोजन बीजेपी नेता हाजी अरफात की तरफ से बांद्रा के रंग शारदा सभागृह में रखा गया, जहां वाहतूक करों की समस्या पर जोर दिया गया। साथ ही महाराष्ट्र की आघाड़ी सरकार पर नितेश राणे, आशीष शेलार और हाजी अरफात ने जमकर निशाना साधा। सागर लांगे वो दीपक वालेकर यांना विनंती आहे, आपण आपल्या तयार आहे। एक साथ आज सभी जरूर कर हमने मुसलमानों को बोल के बंद कराई। मैंने आशीष शेलार जी से कहा कि आशीष जी, इत्तेफाक वो दिन आशीष शेलार जी मेरे घर पे, हमने कहा कि महाराष्ट्र के सारे उलमा हमारे साथ है। हमारे महाराष्ट्र के उलमा कहते हैं कि हमारा इस्लाम सिखाता है कि हमारे से अगर हमारे पड़ोसी को अगर तकलीफ होती है तो तकलीफ देने का काम हम ही करेंगे। हमने स्वीकार किया, पूरे महाराष्ट्र की जनता ने स्वीकार किया, महाराष्ट्र के मुसलमानों ने स्वीकार किया। इसमें कांग्रेस और राष्ट्रवादी वाले को वोट लेने की जरूरत नहीं, अपनी वाह करने की जरूरत नहीं। हम मुसलमानों ने बड़ा दिल करके फजर की अजान को हमने खुद बंद कर दिया। लेकिन इसका श्रेय अगर कोई कहेगा कि कांग्रेस वालों ने बंद कराई, मैं इनके कहने जाऊंगा कि मुसलमान कोई डरपोक नहीं है। डरपोक होकर अजान हमने बंद नहीं किए, लेकिन हम इस्लाम को जानते, हमारे नबी के तरीके को जानते। हमारे नबी ने कहा कि हमारे पड़ोसी को अगर तकलीफ होती है तो वैसी नमाज हम जायज नहीं है। ये मन से वाले ने कहा कि हम हनुमान चालीसा करेंगे। मैं इस मन से कहूंगा कि जिस तरीके से नवनीत राणा के ऊपर अगर कभी जिस तरीके से देशद्रोह का केस लगा, अगर इसके बाद कोई भी मस्जिद के बाहर आके दादागिरी करके वहां पे हनुमान चालीसा करेगा तो आशीष जी आप हमारी आवाज बन करके, नीलेश राणे जी हमारी आवाज बन करके उन मनसे वालों को भी उसी तरीके से देशद्रोही का केस लगना चाहिए। ये आपके मन से बन जाए। एक अल्पसंख्यक मंत्री जो अभी कुर्ला के अंदर आराम कर रहा है, सरकार इनकी है, आराम कर रहा है, तो क्या बोले गुप्त रोग हो गया। मैंने पूछा ये कौन सा रोग है भाई? आते आते पूछ रहा था, नहीं कॉन्फिडेंशियल है, मीडिया में बात चली जाएगी। तो मैंने कौन सी बात छुपाओगे कि उनका बेटा भाग गया, आज तक के हाथ नहीं आ रहा है, छुपते घूम रहा है। अल्पसंख्यक मंत्री का, जिस मंत्री ने वक्फ बोर्ड की जगह पे डल्ला मारा, मुसलमानों की उसके ऊपर डल्ला मारा। अरे अगर तुमको शर्म होती, आज तुम्हारी सरकार ने तुमको अल्पसंख्यक मंत्री रखा या उस मंत्री के पद पे रखा, क्या कह के रखा कि मुंबई महानगर पालिका है, महाराष्ट्र के इलेक्शन है, इनको रखो, मुसलमान खुश हो गए। मैं मुसलमानों से पूछना चाहूंगा, अरे तुम्हारे कोई मुंह को रोका है? तुमको तो कैद किया है ना। क्यों कैद किया है? कि तुमने दाऊद के साथ संबंध रखे, इसलिए तुमको कैद किया है ना। तुम्हारे मुंह को तो नहीं बंद किया। इतने सारे मसले चल रहे,
आप एक स्टेटमेंट नहीं देते। देखो, मैं मुसलमानों की जगह लूट कर जेल जा रहा हूं। देखो, मैं मस्जिदों को लूट कर जेल जा रहा हूं। देखो, मैं दाऊद के बहन, दाऊद के भाई, दाऊद के साथीदारों के साथ मिलकर इस मुंबई शहर के अंदर जो बम ब्लास्ट हुआ था उसके अंदर इन्वॉल्व रहकर मैं जेल जा रहा हूं। इतना खुशी मैंने पहला व्यक्ति देखा जेल जाते हुए जो हंस रहा था, खुशी खुशी नाच रहा था। ऐसा देखने के अंदर महाराष्ट्र में कभी नहीं मिला। मैं माननीय उद्धव साहब से पूछना चाहता हूं कि आपके मंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र के कोने कोने के अंदर जितने चेक पोस्ट है उस चेक पोस्ट के ऊपर महाराष्ट्र के बाहर से आने वाली गाड़ियां 36 सीटर जितनी गाड़ी आ रही जिनको गुजरात, अहमदाबाद, सांगली, सातारा की तरफ आती है, दिल्ली, यूपी, झारखंड से जो आती है गाड़ियां उनको महाराष्ट्र बॉर्डर पे आशीष भाई रोका जा रहा है। क्यों रोका जा रहा है? कि उनको कहते हैं कि गाड़ी काट दो। उनके स्टेट ने उनको परमिशन दिया है, उनके स्टेट ने उनको पासिंग की है, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर रोका जा रहा है। और महाराष्ट्र में कहते हैं पैसेंजर उसमें होने दो, बच्चे होने दो, बूढ़े होने दो, हैंडीकैप होने दो, उसको उतार देते। महाराष्ट्र बॉर्डर पे उतार देते। नहीं तो 25,000 रुपए का कार्ड लो, 25,000 रुपए का टोल का झोल करो। मुंबई में आना है तो 25,000 रुपए देना है, नहीं तो आपको आने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र आपको एंट्री नहीं देगा। मैंने आपके सामने बात रखी और आपने ये बात माननीय नितिन गडकरी जी से कही और महाराष्ट्र के अंदर हमने जीआर पास करके लाया है ये नव भारतीय शिव वास्तु संगठन का कि महाराष्ट्र के अंदर कोई भी आएगा उसका हम स्वागत करेंगे। अगर उनके स्टेट ने उनको परमिशन दी है तो बिल्कुल उनको आने की इजाजत दी जाएगी। त्या निमित्ताने आताचे आमच्या हाजी आरापैकीने असंख्य मुद्दे त्यांच्या भाषणामध्ये उल्लेख केले। वाहतूकदार असतील, ट्रान्सपोर्ट असतील, असंख्य विषय अतिशय पोटतिडकीने मांडले। मी एक विषय एक जे काहीतरी मुद्दा मांडला त्याच्यावर मी निश्चित पद्धतीने मान्य करतो की ते भाषण करत नव्हते। आजीबाईंनी जे काही मुद्दे मांडले ते हृदयातून मांडले हे ते मी आवर्जून आपल्या निमित्ताने मी उल्लेख करेन। असंख्य विषय आजीबाईंनी इथे उल्लेख केला। मुंबई शहरामध्ये मुंबईचे आमचे अध्यक्ष सन्माननीय लोढाजी असतील, आमचे शेलार साहेब असतील, आमचे सन्माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेब असतील, या सगळ्यांच्या मार्गदर्शनानुसार मुंबईच्या कानाकोपऱ्यामध्ये आम्ही भारतीय जनता पक्षाचे सगळे कार्यकर्ते पुढारी आम्ही जनतेच्या समोर हे पोलखोल सभा आम्ही घेऊन जनतेशी संवाद साधतोय। त्याच्या मागचा हेतू एवढा आहे की महाराष्ट्रामध्ये असलेले हे महाविकास आघाडीचं सरकार, मुंबईवर असलेला हे शिवसेनेचा जो कारभार आहे त्या सगळ्या बाबतीमध्ये आमच्या माध्यमातून चिरफाड व्हावी, जनतेला आम्ही सत्य सांगावं, जेणेकरून येणाऱ्या मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पक्षाला आपण मतदान का करावं याबद्दल आपल्यासारखे सगळेच लोक विचार करून मतदानासाठी निघतील। आजीबाईंनी सांगितलं आपण इथे या सभागृहामध्ये आपण ट्रान्सपोर्ट वाले आहोत, विविध वाहतूक संघटनेचे लोक आहोत, ड्रायव्हर आहोत, पण सर्वात अगोदर त्याही अगोदर आपण मुंबईकर आहोत। आपण मुंबईमध्ये सगळेजण राहता आणि ज्या मुंबईमध्ये तुम्ही राहता, ज्या मुंबईमध्ये तुमचं कुटुंब राहतं, त्या मुंबईची अवस्था गेली 25-30 वर्ष या शिवसेनेने काय करून ठेवली आहे हेही तुम्हा लोकांना समजलं पाहिजे। त्याहीसाठी ही पोलखोलची सभा आहे। आता आजीबाईंनी पोलखोलच्या सभेसाठी मला आमंत्रण दिलं आणि त्या दिवसापासून ते आजपर्यंत मी काय कोकणातून डायरेक्ट इथे आलेलो आहे। त्या दिवसापासून आजपर्यंत
शिवसेनेवाले आजच्या पोलिसांना त्रास द्यायला लागले की बाबा हे बॅनरवर एक अवघड विषय आहे, सभेचं नाव कोण आहे, हाजी अरफात आयोजक आहे, त्याच्यावर नितेश राणे येत आहेत आणि त्याच्यावरती आशिष शेलार पण येत आहेत. हा तर त्रासाचा विषय आहे. एवढा बॅनर लावलेला आहे. मी आजीबाईंना सांगेन हे 4-5 बॅनर थोडे कमी करा आणि मातोश्रीच्या बाहेर एक LED स्क्रीन लावा, जेणेकरून आम्ही जे काय आता त्याला बडबडणार आहोत उद्धवजी घरात बसून तरी बघतील आणि शक्य असेल भाषणानंतर किंवा सभेनंतर एकदा लीलावतीला फेरफटकाही मारतील अशी अपेक्षा आहे. कारण आम्ही जे काय बोलणार आहोत ते काय त्यांना आवडण्यासारखं नाहीये एवढा मला विश्वास आहे. कारण त्यांनी जो काय कारभार इथे मुंबईमध्ये सुरू ठेवलाय, राज्यामध्ये जो काय कारभार गेल्या 2.5 वर्षापासून सुरू ठेवलाय, तो काय जनतेच्या हितासाठी नाहीये, जनतेसाठी नाहीये, लोकांसाठी. कष्टकरी लोक आपल्यासारखे जे रिक्षा चालवतात, टॅक्सी चालवतात, वाहतूक चालवतात, ट्रान्सपोर्ट मध्ये विविध पद्धतीने 24 तास मेहनत करून आपल्या कुटुंबाला 2 वेळेचं जेवण तुम्ही आणून देता, त्यांच्यासाठी हे सरकार निश्चित पद्धतीने चालत नाही. हे सरकार नेमकं कोणासाठी चालत आहे, ही मुंबई महानगरपालिका ही नेमकं कोणासाठी चालते याबद्दल थोडा विचार करण्याची ती गरज आहे. गेली 2.5 वर्ष उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली इथे राज्यामध्ये सरकार आहे. मग काँग्रेस असेल, राष्ट्रवादी असेल आणि शिवसेनेचं सरकार असलं तरी जे सरकार चाललंय ते लोकांसाठी चाललेलं नाहीये, जनतेसाठी चाललेलं नाही. ते फक्त ठाकरे नावाचं एक प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी सुरू आहे, ज्याला फक्त प्रॉफिट अँड लॉस मोजला जातो. किती येत आहे आणि कोण किती घेऊन येत आहे आणि किती नेमका बॅगा आणतात ह्यावर जे सरकारचा कारभार सुरू आहे, बाकी काही कारभार नाही. नेमकं मुंबई महानगरपालिका आहे, त्या मुंबई महानगरपालिकेमध्ये आज मुंबईकरांसाठी कारभार सुरू आहे. आमच्या आशिष शेलार साहेबांची भाषण, आजीबाई आपण अशा पद्धतीचे ज्या पोलखोल सभा घेता, तो मुद्दामून आमच्या आशिष शेलार साहेबांचे विधिमंडळाचे भाषण इथे जरा लोकांना ऐकवा. आम्ही विधानसभेमध्ये त्यांची भाषण मुंबईवर ऐकतो. मुंबई महानगरपालिकेचा कारभार किती भ्रष्टाचारी आहे, मुंबई महानगरपालिका लोकांना लुटमार करण्याचं काम कसं करते, हे खऱ्या अर्थाने अगर ऐकायचं असेल तर आमच्या आशिष शेलार साहेबांची भाषण विधिमंडळातली तुम्ही मुद्दामून इथे लावली पाहिजे. जे काही कारभार सुरू आहे, लोकांना अक्षरशः लुटतायत, लोकांच्या खिशातून पैसे काढून आपली आपली घरं बनवतात, बाकी काहीच काम चाललेलं आहे. मला हाजीबाई आणि त्यांच्या सगळ्यात जे काही ट्रान्सपोर्टची तुमची युनियन चालवतात, मला खरं म्हटलं तर आश्चर्य वाटतं की तुम्ही या वाहतूक मंत्रालयाकडून, या वाहतूक ट्रान्सपोर्ट कमिशनर त्यांच्याकडून अपेक्षा कशी ठेवता मला कळतच नाही. कारण आपल्या राज्याला, आपल्या महाराष्ट्र राज्याला वाहतूक मंत्री आहे का, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आहे का आपल्या महाराष्ट्राला? मला वाटत नाही. मला तर 2.5 वर्षामध्ये दिसलंच नाही. मला नाही वाटत ट्रान्सपोर्ट मंत्री आहे. कारण का जो अनिल परब नावाचा माणूस आहे तो ठाकरे परिवाराचा परिवार मंत्री आहे. तो वाहतूक मंत्री कुठे आहे? वाहतूक मंत्री कुठे आहे? कुठल्याही अँगलनी तुम्हाला मंत्री वाटतो का? अरे मला पर्सनॅलिटी बघा मंत्र्यांची, आमच्या शेलार साहेबांची बघा, आमच्या हाजी अरफातजींची बघा. त्याला इथे बाजूला उभं केलं तर इकडचा कारकून वाटेल, त्याला लगेच एका गाडीला असं बोलायला लागेल. तुला मंत्री वाटतो? कुठल्याही अँगलनी वाटतो? आडवा घ्या, ताडवा घ्या, कुठेही मंत्री वाटतो? आपल्या निर्मित नगरवाला उभा केला, कोणतरी 4 पैसे देऊन जातील, चल व्हायचं लागेल तर आता मंत्री वाटतो आपल्याला. आणि त्याच्याकडून आपल्या हाजी अरफात हे सगळे अपेक्षा ठेवतात. त्याचं काम काय तुम्ही सांगा? 2.5 वर्षामध्ये त्या अनिल परबनी मंत्रालयामध्ये जाऊन ट्रान्सपोर्ट खात्यासंदर्भात, वाहतूक ट्रान्सपोर्ट बद्दल, एसटी कामगारांबद्दल घेतलेला एक चांगला निर्णय तुम्ही सांगा मला, एक चांगला निर्णय सांगा. तर उद्धव ठाकरेला ये पोलखोल जो है, ये पोलखोल जनता की अदालत है, जनता की अदालत.
आज वाहतूकदार येते, रिक्षा, टॅक्सी, बस, ट्रक, टेम्पो, चालक, मालक, कामगार, मजदूर, हा मेळावा मजदूरांचा मेळावा, हा पंचतारांकित हॉटेलमधल्या इम्पोर्टेड परफ्यूम मारून कॉन्फरन्स मध्ये बसणाऱ्यांचा मेळावा नाही आहे. इथे आलात तर तुम्हाला घामाचा सुवास आहे. इथे आलात तर प्रत्येकाच्या पायात चप्पल ही तुम्हाला झिजलेली दिसेल. इथे आलात तर प्रत्येकाची शर्ट आणि पॅन्ट ही विस्कळीत दिसतील, इस्त्रीने कडक दिसणार नाही. पण इथे आलात तर तुम्हाला एकच खुशबू दिसेल, जी सत्तेत बसलेल्या ठाकरे सरकारच्या कुठल्याही मंत्र्याकडे नाही. ती खुशबू इथे असलेल्या प्रत्येकाकडे आहे. ती म्हणजे इमानदारी, इमानदारी आणि इमानदारी. बेईमानों की सरकार, ये ठाकरे सरकार बेईमानों की सरकार है. इसको बेनकाब करना चाहिए. पोल को बेनकाब करने के लिए है. ये मजदूरों की बात है, इसके लिए कहता हूं कि आपकी और मेरी जंग ये गरीबी से, गुर्बत से है. जंग आप और हम लड़ रहे हैं. जो हाजी भाई ने कहा वो गुर्बत के खिलाफ, गरीबी के खिलाफ है. और किसी ने सही कहा है, गुर्बत खैरात से कम नहीं होती. गुर्बत खैरात से कम नहीं होती, वो इंसाफ से कम होती है. और भारतीय जनता पार्टी के ट्रांसपोर्ट सेल की लड़ाई ये इंसाफ की लड़ाई है. क्या क्या बातें चल रही है. अब हमारे किसी भाई ने मुझे बताया, एप्लीकेशन के लिए लायसन्स राणे साहेब 60,000 लोकांनी, तुम्ही उल्लेख करा राजी, लायसन्स 60,000 लोकांनी अप्लाय केलं. 106 रुपये ऍबसेंट आणि रिजेक्ट केलं फक्त 85 रुपये. म्हणजे 50,000 55,000 लोकांना तुम्ही लायसन्स देताय. पण त्यांची टेस्ट तर करा. त्यांना गाडी चालवता येते की नाही तो बघा. राईट लेफ्ट कळते का बघा. मिरर सेंटरला असतो की नाही ते तर विचारा. साईड मिरर मध्ये काय बघायचं असतं ते तर माहिती करून घ्या. कशाचा कशाला पत्ता नाही. केवळ दलालांची दलाली वाढली पाहिजे म्हणून परिवहन विभाग काम करतोय, अशी स्थिती आहे. आणि म्हणून मी म्हटलं, राणे साहेबांनी जे बोलले ते खरं आहे. महाराष्ट्र राज्याला परिवहन मंत्री नाही. महाराष्ट्र राज्याला परिवहन मंत्री माहितीच नाही. महाराष्ट्र राज्याला परिवार मंत्री माहिती आहे. आणि म्हणून हे प्रश्न त्या ठिकाणी उभे राहत आहे. शिवसेनेने आता मेळावा घेतला, सभा घेतली. त्या सभेमध्ये म्हटले, हृदयात राम आणि हाताला काम. हृदयात काय राम, तुम्ही आम्हाला राम दिला, भगवान श्रीराम. पण हृदयात राम आणि हाताला काम. मी आधीच घेऊन आलो. मुंबई महानगरपालिकेमध्ये गेली 25 वर्ष शिवसेनेचं सरकार आहे. इथे मजदूर, गरीब, कामगार बसलाय. तुम्ही नीट ऐकून घ्या. हाताला काम म्हणतात. गेल्या 25 वर्षामध्ये मुंबई महानगरपालिकेत 26,000 पद रिक्त है. देखिए, ये आज पोल खोल मेड़ावा जो था, एक रिक्शा वाला, टैक्सी वाला, टेम्पो वाला, ट्रक वाला और अल्पसंख्यक समाज का हमने दुख रखा. ये जो कोई लोग साथ में जुड़े थे, आए थे, ये बड़े तकलीफ़ से आए थे. इनके पीछे जो तकलीफ़ है वो हमने बात रखी.
इस पोल खोल मेड़ावे के माध्यम से हम सरकार तक के माननीय उद्धव ठाकरे साहब तक के आवाज़ पहुंचाने का काम किया। आज जो रिक्शा वाले पे जो परेशानी हो रही है मुंबई शहर के अंदर, जो बैंकों की तरफ से हफ्ते वसूली के लिए जो लोग गुंडे घुसते हैं, एक वो बहुत बड़ी परेशानी है। कम से कम उन बैंक के पदपीढ़ी वालों को रोकना चाहिए। डायरेक्ट घर में घुसते हैं, उनकी रिक्शा छीन लेते हैं, टैक्सी छीन लेने का काम करते हैं। ओवरलोड का झोल चल रहा है, जिसके वजह से 10 टन की जो गाड़ी है, जिसको 10 टन का परमिशन है, वो 30 टन ले जा रही है, जिसकी वजह से रास्ते ख़राब हो रहे हैं। हमारे ट्रक ड्राइवरों को धंधा नहीं मिल रहा है। एक आदमी मज़े मार रहा है, 30 टन ले जा रहा है, और जो 10 टन में जो ईमानदारी से करने वाला उसको धंधा नहीं मिल रहा है। वो हमने बातें रखी। अल्पसंख्यक मंत्री जेल से हॉस्पिटल में आराम फरमा रहे हैं और उनके साथीदार बिंदास घूम रहे। बेटा वांटेड है, लेकिन अल्पसंख्यक समाज के काम ठप्प पड़े। वक्फ बोर्ड का सीईओ, रिटायर सीईओ को लाके बिठा दिया गया है। नए अल्पसंख्यक मंत्री आने के बाद, जितेंद्र आवाड़ आने के बाद, अभी तक के उस सीईओ की हकाल पट्टी नहीं हो रही है। हमारी जब सरकार थी, उस सरकार के अंदर हमने एक सीईओ ने खाली मुंबई से औरंगाबाद की टिकट लेके गए थे वक्फ बोर्ड के खर्चे पे, तो विनोद तावड़े जी ने उसकी तुरंत बदली कर दी थी, हकाल पट्टी करने का काम किया था। यहाँ तो रिटायर ऑफिसर को इन्होंने लाके बिठाया और पूरे पगार देने की बात कर रहे हैं। मस्जिद, मदरसों, दरगाह के पैसे से, हमारे मस्जिद के जो ईद में, जो रमज़ान में जमा होते हैं, उस पैसे से उसको पगार देने की बात कर रहे हैं। तो ये मुसलमानों की ज़मीन पे हाथ मारने का काम, मुसलमानों की मस्जिद मदरसों के गले तक जाने का काम, ये सारी हमने बातें रखी। हम ये सारी बातें मैं देवेंद्र जी के पास में पत्र लेके जाके सब दूंगा। आने वाले अधिवेशन में आवाज़ उठाएंगे। ज़रूरत पड़ी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को भी एक निवेदन दूंगा कि ये सारी जो चीज़ें हो रही है, अल्पसंख्यक मंत्री के जो कारभार करने वाले, साथ में जिनके उल्टे सुलटे अंडरवर्ल्ड से संबंध घूमने वाले ऐसे कुछ बिल्डर खुलेआम घूम रहे, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। वो सारी बातों का पोल खोल किया। रास्ते पर मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, जो हम सोचते हैं कि हम जल्द से जल्द एक्सप्रेस हाईवे से हम हमारे मंजिल तक जाएंगे, हमारे गांव पहुंचेंगे, मुंबई से पुणे पहुंचेंगे, मुंबई से कोकण पहुंचेंगे, मुंबई से गोवा पहुंचेंगे, मुंबई से नागपुर पहुंचेंगे, लेकिन वो रास्ते फट गए। उस रास्ते के अंदर बड़ी बड़ी दरार आ गई है, सूख गए, खड्डे पड़ गए। बरसात आने वाली है, हमने वो बात रखी कि बरसात की वजह से बहुत सारी तकलीफ़ें होगी, पानी जमा होगा, गाड़ी स्किड करेगी, एक्सीडेंट हो रहे। रोज़ एक एक्सीडेंट खंडाला घाट में हो रहा है, रोज़ एक परिवार बेघर हो रहा है। किसी के पिताजी दुनिया से जा रहे हैं, किसी की माँ जा रही है, किसी का परिवार जा रहा है, किसी का बच्चा जा रहा है, लेकिन इस सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। उस कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर गुनाह दाखिल होना चाहिए, IRB के मालिक पे गुनाह दाखिल होना चाहिए। अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो तो उस कॉन्ट्रैक्ट का बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। हम पैसे दे के जा रहे, फुकट नहीं जा रहे। पैसे देने के बाद हमारे लोगों के वहाँ पे एक तरीके से मैं समझता हूँ हत्या हो रही है, खून हो रहा है। उस खून का जिम्मेदार कौन है? इस सरकार ने वो जिम्मेदारी लेना चाहिए और ऐसे कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर लगाम लगानी चाहिए। इसके बारे में हमने बात रखी। हमने जो लाइसेंस, बोगस लाइसेंस दे रहे, जिनका कोई भी ठिकाना नहीं है, जिनको आज एक दिन में 500 हज़ार लाइसेंस इशू हो रहे, कोई ट्रेनिंग नहीं कर रहा है, कोई मोटर ट्रेनिंग स्कूल में नहीं जा रहा है, लेकिन दलालों के ज़रिए डायरेक्ट लाइसेंस दिए जा रहे, हैवी लाइसेंस दिए जा रहे, लाइट व्हीकल के लाइसेंस दे रहे, बस के दे रहे, ट्रक के दे रहे। उसको पता है कि नहीं ट्रक चलेगी या नहीं चलेगी, उसको चला पाएगा या नहीं चला पाएगा, लेफ़्ट राइट जाना पता हो कि नहीं, पीछे लेने का उसको पता है कि नहीं। ये सारे इशू के ऊपर हमने बात रखी। मैंने एक निवेदन दिया, आशीष शेलार जी को हमने निवेदन दिया, नितेश राणे जी को निवेदन दिया, और ख़ासतौर पे मैंने देवेंद्र जी को एक निवेदन के द्वारा दिया कि ये सारी हमारी मांग है, हमारे लोगों को न्याय मिलना चाहिए। मैं एक लीडर बन के बात नहीं कर रहा था, मैं एक इनके परिवार का हिस्सा बनकर आज मैंने उधर अपनी बातें रखी। जाहिर सी बात है, अभी आपका इस सब वीडियो देख के सरकार भी एक्शन में आएगी। अगर नहीं होता तो आपने कोई हंटर मोर्चे की भी बात की आपने? बिल्कुल, मैंने कहा कि कुछ दिनों के अंदर 26 तारीख को, आने वाले जून को, मैं वाहतुक संगठन की जो बरखास्त, आज ये जितने भी लोग नज़र आ रहे थे, कोई पदाधिकारी नहीं थे, ये सब सभासद आए थे, हमारे मेंबर आए थे, पदाधिकारियों का मेड़ावा नहीं था। पदाधिकारी की डिक्लेरेशन 26 जून को होगी। उसके बाद जगह पे जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ हम घंटा नाद करेंगे,
जैसे आरटीओ कमिश्नर हो गया, आरटीओ अधिकारी हो गया, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हो गया, ट्रांसपोर्ट कार्यालय हो गया, हर जगह जगह 36 जिले के अंदर जाके घंटानाद किया जाएगा। जहाँ हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, रास्ते के ऊपर अगर कभी इनको न्याय नहीं मिलेगा, वहाँ हैंटर मोर्चा भी लिया जाएगा। संघर्ष करने के लिए हम तैयार हैं। सरकार को इसके ऊपर जो एक्शन लेना बिल्कुल ले सकती है। हम 1000 बार इन वाहतूकदारों के लिए, इन रिक्शा चालकों के लिए 1000 बार भी जेल जाना पड़े, ये हाजी अराफात शेख जाने के लिए तैयार रहेगा, लेकिन इनको न्याय दिला के रहेगा। हाजी भाई, क्या लगता है आपको ये जो अभी पिछले 2 साल गए, जो कोरोना का जो काल गया है, रिक्शा, टैक्सी, वाहतूक चालक जो दार है, उनको बहुत परेशानी हुई, क्या आपको लगता है वो एक कोई गुस्सा लेके, एक आक्रोश लेके बैठे हैं हाजी भाई? आज आप देखे होंगे जितने भी लोग बैठे हुए थे, उनके मन में कुछ ना कुछ दुख था, परेशान था। इस सरकार के अंदर उनके चेहरे पे हंसी कब आएगी, वो खुश कब हो गए? मैंने अपनी बात रखी, मैंने दोनों तरीके की बात रखी। कभी कोई अलग मुद्दा लेके बात कर रहा है, कोई अलग मुद्दा लेके बात कर रहा है, लेकिन रोज़ी का मुद्दा लेके कौन बात कर रहा है? इनकी रोटी रोज़ी कौन देखेगा? इनके परिवार के बारे में कौन सोचेगा? हर कोई अपनी अपनी बात रख रहा है। लेकिन हम इस देश के अंदर रह रहे, इस शहर में रह रहे, हम टैक्स भर रहे, हम टैक्स पेयर है, उसके बाद हमारे पे ये तकलीफ है। तो ये इस चीज़ का कौन करेगा? कोई करप्शन के अंदर जेल जा रहा है, कोई पैसे करोड़ों रुपए लेने में जेल जा रहा है, कोई अंडरवर्ल्ड से संबंध रख के जेल जा रहा है। तो यही सब देखेंगे क्या? ऐसे मंत्रियों के ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है और ऐसे गरीबों के ऊपर न्याय क्यों नहीं दिया जाता है? तो इनको न्याय दिलाने के लिए हाजी अराफात शेख संघर्ष करेगा। हमने एक मशाल मोर्चा किया था कुछ दिन पहले, रिक्शा टैक्सी चालकों का हमारा भाड़ा बढ़ना हमारा हक है। हकीम समिति की, खटाव समिति की जो निर्णय है, उसकी कमेटी कहती है कि हर साल बढ़ना चाहिए, लेकिन वो पैसे लेने के लिए भी हमको संघर्ष करना पड़ा। हमने एक मशाल यात्रा, मशाल मोर्चा निकाला और मशाल यात्रा के अंदर ऐसा हुआ कि मोर्चा निकालने के लिए हमने कहा कि सारे रिक्शा चालक, टैक्सी चालक आधे कपड़े के अंदर रास्ते पे चलेंगे, रास्ते पे भागेंगे। जैसी सरकार ने सुना और उनको रिक्शा वालों को 3 रुपया और टैक्सी वाले को 5 रुपये बढ़ाने का काम किया। ये एक वाहतूक संगठन की बहुत बड़ी जीत रही। उसी तरीके से अगर संघर्ष करना पड़े, ये हाजी अराफात शेख पूरे महाराष्ट्र पर संघर्ष करेगा और रिक्शा टैक्सी चालकों को न्याय दिलाने के अंदर कामयाबी रहेंगे। मेरे लिए अल्लाह से दुआ करो कि मैं इन गौर गरीब जनता के लिए, इस चालकों के लिए रास्ते पर निकला हूँ, अल्लाह मुझे उसमें कामयाबी दे और इनके परिवार वालों को मैं न्याय दिलाने में कामयाब हो सकूँ।